कहानी की शुरुआत एक ठंडी सुनसान रात से होती है। अल्काट्राज फेडरल पेनिटेंशियरी, जिसे डेथ रॉक भी कहा जाता है, अपनी अभेद्य सुरक्षा के लिए कुख्यात है। यह अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, जहां से किसी का भागना लगभग नामुमकिन है। इसी रात एक नाव द्वीप की ओर बढ़ती है। नाव में हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक कैदी बैठा है। फ्रैंक मॉरिस एक चालाक बुद्धिमान अपराधी है, जिसका पिछला जीवन कई जेलों से भागने के प्रयासों से भरा रहा है। उसे अल्काट्राज भेजा गया है क्योंकि कोई भी अन्य जेल उसे संभाल नहीं पाई। उसकी आंखें शांत और स्थिर है, उनमें न कोई डर है न कोई पछतावा, बस एक गहरी छिपी हुई दृढ़ता है। वह अल्काट्राज को एक अंतिम चुनौती के रूप में देखता है। जैसे ही फ्रैंक जेल के डॉक पर कदम रखता है, उसे एक कठोर आवाज़ सुनाई देती है। यह वार्डन हार्व ब्रेशिया की आवाज़ है। वार्डन उसे सीधे अपनी ऑफिस में बुलाता है। वार्डन एक लंबी मेज़ के पीछे बैठा फ्रैंक को घूरता है। उसका चेहरा सख्त है और उसकी आंखें शक्ति और संदेह से भरी हैं। वार्डन शांत लेकिन तीखी आवाज में कहता है, तुमने कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश की है, यहां से कोई नहीं भागा है। क्या तुम जानते हो क्यों? फ्रैंक कोई जवाब नहीं देता, बस खड़ा रहता है। वार्डन मेज पर हाथ मारता है, क्योंकि अल्काट्राज भागने के लिए नहीं बनाया गया है। ये वह जगह है जहां हम उन लोगों को रखते हैं जो समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। ये मेरा वादा है। फ्रैंक वार्डन की आंखों में देखता है और पहली बार बोलता है। उसकी आवाज़ नीची, लगभग फुसफुसाहट में होती है, लेकिन उसमें एक खतरनाक आत्मविश्वास झलकता है। सर, हर कोई कहीं ना कहीं से भागने की कोशिश करता है। वार्डन की भौहें तन जाती हैं। यहाँ नहीं मॉरिस, यहाँ तुम केवल अपनी किस्मत स्वीकार करते हो। इस संक्षिप्त मुलाकात के बाद फ्रैंक को उसके सेल ब्लॉक में ले जाया जाता है। ये एक लंबा संकरा हॉल है, जिसके दोनों ओर लोहे के सीखचों वाले सेल हैं। फ्रैंक को सेल नंबर 138 आवंटित किया जाता है। फ्रैंक जल्द ही जेल के अन्य महत्वपूर्ण पात्रों से भी मिलता है। पहला है लिटमस, एक बूढ़ा शांत कैदी जो जेल में सबसे लंबे समय से है और अपनी कलाकृतियों और चित्रकारी से खुद को व्यस्त रखता है। लिटमस फ्रैंक को जेल के नियम और अनकहे कोड बताता है। यहाँ मॉरिस, तुम्हें दिखाई नहीं देना चाहिए, अदृश्य रहो। यहाँ की दीवारें बाहर से आने वाली किसी भी उम्मीद को चूस लेती हैं। दूसरा है इंग्लिश, एक विशाल शक्तिशाली कैदी जो ब्लैक मार्केट का काम संभालता है और जेल के अंदर काफ़ी प्रभावशाली है। इंग्लिश फ्रैंक को एक प्रतियोगी के रूप में देखता है, लेकिन फ्रैंक अपनी शांति और दूरी बनाए रखता है। तीसरा और सबसे खतरनाक कैदी है डॉक। डॉक कलात्मक प्रवृत्ति का है, लेकिन जेल की कठोरता ने उसे पागलपन की कगार पर धकेल दिया है। जेल के नियम के अनुसार कैदियों को पेंटिंग का सामान दिया जाता था, लेकिन जब वार्डन डॉक की एक विशेष पेंटिंग को अश्लील बताकर छीन लेता है, तो डॉक निराशा में अपनी उंगलियां काट लेता है और उन्हें अधिकारियों के सामने फेंक देता है। यह दृश्य फ्रैंक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस जगह पर रहना किसी की आत्मा को कैसे कुचल सकता है। यह घटना फ्रैंक के मन में भागने की इच्छा को और मजबूत करती है, केवल आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत को बचाने के लिए भी। फ्रैंक अल्काट्राज के जीवन में ढल जाता है, लेकिन वह कभी भी स्वीकार नहीं करता। वह अपनी दिनचर्या, अपने भोजन और गार्ड्स की हरकतों को बहुत बारीकी से देखता है। उसकी तेज बुद्धि जल्द ही एक महत्वपूर्ण लेकिन अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरी कमजोरी का पता लगा लेती है। अल्काट्राज के सेल ब्लॉक 60 साल से अधिक पुराने थे। जेल के आर्किटेक्ट ने प्रत्येक सेल के पीछे एक संकरी यूटिलिटी कॉरिडोर बनाया था, जिसका उपयोग पाइपलाइन और वेंटिलेशन के लिए किया जाता था। फ्रैंक ने महसूस किया कि इस कॉरिडोर तक पहुंचने का एकमात्र तरीका प्रत्येक सेल की पिछली दीवार में लगे छोटे जंग लगे वेंटिलेशन ग्रिल को हटाना है। समस्या यह थी कि ग्रिल एक मजबूत सीमेंट की दीवार में जड़ा हुआ था और जेल की सख्त चुप्पी में किसी भी प्रकार की खुदाई की आवाज़ तुरंत सुनी जा सकती थी। फ्रैंक ने इस योजना को आकार देना शुरू किया। वह जानता था कि उसे कम से कम 3 अन्य लोगों की आवश्यकता होगी जो भरोसेमंद, मजबूत और दृढ़ निश्चयी हों। उसने सबसे पहले एंग्लिन भाइयों जॉन और क्लोरेंस से संपर्क किया। वे शांत, मजबूत इरादों वाले और रचनात्मक थे। उन्होंने पहले भी भागने के असफल प्रयास किए थे, लेकिन उनका शारीरिक बल और पानी में उनकी निपुणता इस योजना के लिए महत्वपूर्ण थी। चौथा व्यक्ति था एलन वेस्ट, फ्रैंक का करीबी पड़ोसी। वेस्ट योजना में शामिल होने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह स्वभाव से थोड़ा अस्थिर और डरपोक था।
फिर भी उसकी शारीरिक बनावट और पहुंच योजना के एक हिस्से को साधने में मददगार थी। योजना को अंजाम देने के लिए उन्हें 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। उपकरण: ग्रिल के चारों ओर की सीमेंट की दीवार को खोदने के लिए, छिपने की जगह, ड्रिलिंग के काम को छिपाने के लिए, डमी सिर, भागने की रात बिस्तर में रखने के लिए, ताकि गार्ड्स को पता न चले कि वे भाग गए हैं। फ्रैंक अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। उसने जेल के विभिन्न हिस्सों से चोरी छिपे छोटे इस्तेमाल किए गए उपकरणों को इकट्ठा करना शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था एक छोटा धारदार चम्मच और एक नेल क्लिपर। इन्हें वह जेल की वर्कशॉप से मिले मोटर के गियर के साथ जोड़कर एक आदिम ड्रिलिंग उपकरण बनाता है। उन्हें सीमेंट को नरम करने के लिए नमी की ज़रूरत थी। उन्होंने बाथरूम और नाली की सफाई के दौरान इकट्ठा की गए अपघर्षक साबुन और पानी के मिश्रण का इस्तेमाल किया, जिसे वे ग्रिल के चारों ओर लगाते थे। गार्ड्स रात में हर सेल को देखते थे। अगर उनके बिस्तर में कोई नहीं होता तो अलार्म बज जाता। फ्रैंक एंगलिन भाइयों और वेस्ट ने जेल के नाई की दुकान से बाल और साबुन, टॉयलेट पेपर और पेंट के मिश्रण का उपयोग करके बेहद यथार्थवादी डमी सिर बनाए। फ्रैंक ने लिटमस से कुछ रंगीन पेंट भी हासिल किया, जिससे चेहरे की त्वचा का रंग और भी असली लगे। ये काम बहुत ही गुप्त और सावधानी से किया गया था। लिटमस, जो पेंटिंग में माहिर था, ने फ्रैंक को रंग मिलाने की तकनीक सिखाई। ड्रिलिंग की आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने एक साधारण लेकिन प्रभावी रणनीति अपनाई। जब भी ड्रिलिंग का काम होता था, एंगलिन भाई रात के भोजन के समय जानबूझकर तेज अकॉर्डियन बजाते थे या अन्य संगीत की तेज आवाज़ें निकालते थे। इस संगीत की आड़ में सीमेंट को खोखला करने का अथक और खतरनाक काम शुरू हुआ। रात के अंधेरे में जब पूरा जेल शांत होता है और केवल गार्ड्स की धीमी गश्त की आवाज़ आती है, फ्रैंक, जॉन क्लोरेंस और वेस्ट बारी बारी से अपने सेल की पिछली दीवार के ग्रिल के नीचे खुदाई करते हैं। यह काम शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला था। प्रत्येक व्यक्ति को घंटों तक सिकुड़कर बैठना पड़ता था, केवल एक छोटा सा हिस्सा खुरचने के लिए। सीमेंट सख्त था और ग्रिल के चारों ओर की धातु की छड़ें मुश्किल से हिलती थीं। जैसे जैसे वे खोदते गए, वे खोदी गई धूल और मलबे को छिपाने के लिए एक बहुत ही चतुर तरीका इस्तेमाल करते थे। वे इसे अपनी पैंट की जेबों में भरते थे और दिन के समय यार्ड में घूमते हुए धीरे धीरे बिखेरते थे। समय बीतता जाता है। हफ्तों, फिर महीनों तक वे अथक रूप से काम करते हैं। इस दौरान तनाव कई बार चरम पर पहुंचता है। कई बार गार्ड्स को संदेह होता है। एक बार एक गार्ड फ्रैंक के सेल के पास खड़ा होकर उसकी गतिविधियों को देर तक देखता है। फ्रैंक को डर लगता है कि उसकी सांसें भी गार्ड को काम का राज बता देंगी। उस रात फ्रैंक जानबूझकर एक छोटी सी लड़ाई मोल लेता है, ताकि गार्ड का ध्यान ड्रिलिंग से हट जाए और वह फ्रैंक को सामान्य कैदी समझे। एक दिन डॉक, जो पहले ही अपनी उंगलियां काट चुका था, जेल की कठोरता और निराशा से पूरी तरह टूट जाता है। वह एक गार्ड को चाकू मारने की कोशिश करता है और उसे कड़ी सुरक्षा वाली इकाई में भेज दिया जाता है। इस घटना से चारों भागने वालों को एहसास होता है कि उनके पास अब समय नहीं बचा है। उन्हें जल्द ही भागना होगा, वरना वे भी डॉग की तरह पागलपन के शिकार हो जाएंगे। लगभग 6 महीने के अथक परिश्रम के बाद चारों ने ग्रिल के नीचे पर्याप्त छेद बना लिया था। अब वे संकीर्ण यूटिलिटी कॉरिडोर में प्रवेश कर सकते थे। ये कॉरिडोर एक डरावना अंधेरा और मकड़ी के जालों से भरा स्थान था, जहां से जेल के पाइप और वेंटिलेशन गुजरते थे। यहाँ काम करना और भी मुश्किल था, लेकिन यह आज़ादी की पहली किरण थी। कॉरिडोर से वे सेल ब्लॉक बी के ऊपर छत तक पहुंचने की योजना बनाते हैं, जहां से वेंटिलेशन शाफ्ट उन्हें छत तक ले जाएगा। रात 11 जून, मौसम ठंडा और समुद्र अशांत। भागने के लिए आदर्श स्थितियां, क्योंकि मौसम की खराब स्थिति गार्ड्स की गश्त को कम कर देगी और उनकी आवाज़ को समुद्र की लहरों के शोर में छिपा देगी। लगभग रात 11:30 पर सब कुछ तैयार है। फ्रैंक मॉरिस आखिरी बार अपने सेल का निरीक्षण करता है। वह अपने बिस्तर में डमी सिर रखता है, चेहरे पर हल्के शेड और आंखों में नकली पुतलियां, जो अंधेरे में बिल्कुल असली दिखते हैं। वह कंबल को सावधानी से ऊपर खींचता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सिर सही कोण पर टिका है। लेकिन एक गंभीर समस्या पैदा होती है। एलन वेस्ट, जो अपनी दीवार में छेद को पूरा करने में धीमा था, अब अंदर फंस जाता है। उसने अपने छेद को ढंकने के लिए बहुत मोटा प्लास्टर इस्तेमाल किया था और अब वह प्लास्टर सख्त हो चुका है। वेस्ट घबरा जाता है और अपने छेद को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता।
वेस्ट की निराशा की चीखें थोड़ी देर के लिए हवा में गूंजती हैं, लेकिन संगीत और लहरों का शोर उन्हें दबा देता है। फ्रैंक को एक पल के लिए रुकना पड़ता है। वह जानता है कि अगर वह वेस्ट का इंतजार करता है तो वे सब खतरे में पड़ जाएंगे। ये एक कठोर निर्णय है, लेकिन बच निकलने की प्राथमिकता सर्वोच्च है। वह और एंगलिन भाई वेस्ट को वहीं छोड़कर संकीर्ण कॉरिडोर से आगे बढ़ते हैं। तीनों आदमी चुपचाप कॉरिडोर में रेंगते हैं। वे पाइपों के जाल से गुजरते हैं और ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। उन्हें सेल ब्लॉक बी के ऊपर छत तक पहुंचना है। यहाँ उन्हें एक पुराना अप्रयुक्त वेंटिलेशन शाफ्ट मिलता है। उन्हें छत तक पहुंचने के लिए शाफ्ट के शीर्ष को खोलना होगा। फ्रैंक ने पहले ही एक औजार बना रखा था, एक लंबी लोहे की छड़, जिससे वह ऊपर लगे वेंटिलेशन फैन के भारी बोल्ट्स को खोल सके। यह प्रक्रिया बहुत शोरगुल वाली थी और उन्हें हर पल डर था कि कोई गार्ड उनकी आवाज़ सुन लेगा। आखिरकार वेंटिलेशन फैन का कवर धीरे धीरे खुल जाता है। ठंडी नम हवा और खुले आसमान की महक उनके चेहरों से टकराती है। यह आज़ादी की पहली असली अनुभूति थी। वे तीनों एक एक करके जेल की छत पर चढ़ते हैं। छत पर दौड़ना असंभव था। उन्हें झुककर अंधेरे में जेल की दीवारों के साए में चलना पड़ा। वे जेल की विशाल ईंट की चिमनी के पास पहुंचते हैं, जो उनका अगला लक्ष्य था। वे चिमनी के पास एक सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे उन्होंने पहले से ही जेल के एक अज्ञात हिस्से से चुरा लिया था। सीढ़ी को धीरे धीरे बिना किसी आवाज़ के वे नीचे की ओर सरकाते हैं। जेल की मुख्य बाहरी दीवार लगभग 15 फीट ऊंची थी और उस पर कटीले तार लगे थे। यह उनकी अंतिम बाधा थी। वे सावधानी से दीवार पर चढ़ते हैं। फ्रैंक सबसे पहले चढ़ता है और कटीले तारों को हटाने के लिए अपने दस्तानों का उपयोग करता है। एक बार दीवार पार करने के बाद वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां जेल की ईंट की दीवार पानी से मिलती है। यहाँ एक छोटा सा अंधेरा इलाका है जहां गार्ड्स की गश्त कम होती। तीनों आदमी जल्दी से रेनकोट से बने लाइफ राफ्ट को फुलाते हैं। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास समय नहीं है। वे अपने कुछ व्यक्तिगत सामान और थोड़ी सी आपूर्ति राफ्ट पर रखते हैं। रात 1 बजे के आसपास वे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बर्फीले पानी में प्रवेश करते हैं। लहरें तेज थीं और करंट शक्तिशाली था। फ्रैंक ने पहले ही करंट की गणना कर ली थी। उन्हें सीधे सैन फ्रांसिस्को के लिए पैडल नहीं मारना था, बल्कि खाड़ी के उस द्वीप की ओर जाना था जहां से उन्हें तैरकर आगे बढ़ना था। वे अंधेरे में चुपचाप पैडल मारते हैं। पानी का तापमान इतना कम था कि अगर वे सफल नहीं होते तो हाइपोथर्मिया से मर जाते। सुबह की गिनती के लिए गार्ड सेल ब्लॉक में प्रवेश करते हैं। वार्डन भी मौके पर मौजूद है। जब गार्ड फ्रैंक मॉरिस के सेल के पास जाता है तो वह सबसे पहले डमी सिर को देखता है। गार्ड को एक पल के लिए लगता है कि फ्रैंक सो रहा है, लेकिन फिर उसे चेहरे का असामान्य पीलापन और बालों का अजीब गुच्छा दिखाई देता है। गार्ड 1 तुरंत अलार्म बजाता है। पूरे जेल में सायरन बज उठता है। गार्ड्स तुरंत जॉन और क्लोरेंस एंगलिन के सेल की ओर भागते हैं। उनके बिस्तर में भी डमी सिर पाए जाते हैं। वार्डन गुस्से और निराशा में पागल हो जाता है। यहाँ से कोई नहीं भागा है, यह असंभव है। वार्डन तुरंत पूरे द्वीप और आसपास के पानी की खोज का आदेश देता है। FBI और कोस्ट गार्ड को बुलाया जाता है। जांच दल को तुरंत पता चलता है कि वे एंजल आइलैंड की ओर गए होंगे, क्योंकि करंट उन्हें उसी दिशा में ले जाता। कुछ घंटों बाद एंजल आइलैंड के पास समुद्र में कोस्ट गार्ड को कुछ तैरती हुई चीज़ें मिलती हैं। ये सबूत दर्शाते हैं कि तीनों आदमी समुद्र में उतरे थे और शायद वे एंजल आइलैंड तक नहीं पहुंच पाए। पानी में उनका राफ्ट फट गया होगा या वे करंट के आगे हार मान गए होंगे। अल्काट्राज से भागना असंभव है। वह अपने जीवन भर के सिद्धांत को बचाने की कोशिश करता है। वार्डन को इस घटना से भारी बदनामी और निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्काट्राज का गौरव हमेशा के लिए टूट चुका था। इस घटना के ठीक 1 साल बाद 1963 में अल्काट्राज फेडरल पेनिटेंशियरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।